अगर कोई आपको तोहफा दे तो आप तोहफा लेकर तो उसको उसी वक्त ही बेच दें मार्केट में, ये मुनासिब नहीं होता। तो कल से बात बिल्कुल वाक़ई होगी कि ये मसला था, ये मौजूद था, उसमें ये मसाइल थे। ठीक है, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नैरेटिव, बयानिया, सियासियात, नजरियात, मुदाखलत या साजिश, कौन सच्चा कौन है झूठा? अवाम का इस्तेहसाल कब तक होता रहेगा? क्या गुर्बत के मारे अवाम का भी कोई पूछने वाला होगा? मैं हूं सलमान मिर्जा और आपको खुशामदीद कहता हूं मेरे प्रोग्राम मेरी जंग में। जनाब, पाकिस्तान में नए वजीर आजम के आते और पुराने वजीर आजम के जाते ही एक बार फिर से तोशा खाना की बाज़गश्त सुनाई दे रही है। कोई इल्जाम लगा रहा है तो कोई वजाहतें दे रहा है। आज वजीर आजम शहबाज शरीफ ने साबिक वजीर आजम इमरान खान पर इल्जाम लगाया कि उन्होंने तोशा खाना से मिलने वाले तहाइफ 14 करोड़ रुपए में दुबई में बेचे। वजीर आजम के इल्जाम का तहरीक इंसाफ की जानिब से भरपूर जवाब आया। साबिक वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि किसी दूसरे मुल्क ने घड़ी तोहफे में दी, वो उस वक्त के वजीर आजम ने हुकूमत से खरीद ली। इमरान खान ने हुकूमत से खरीदी गई घड़ी बाहर जाकर बेच दी, तो भाई इसमें जुर्म क्या है? क्या कहते हैं वो, आइए सुनते हैं। जनाब, पाकिस्तान में सदर मुमलिकत, वजीर आजम, वुज़रा, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असेंबली, सूबाई वुज़रा आला, जजेस, सरकारी अफसरान और यहां तक के सरकारी वफ्द के हमरा जाने वाले आम अफराद को बैरून मुल्क दौरे के दौरान मिलने वाले तहाइफ तोशा खाना के ज़ाब्ता कार 2018 के तहत काबीना डिवीजन में नोटिस में लाना और यहां जमा कराना इंतहाई जरूरी होता है, जिसके बाद या तो उन्हें आधी कीमत में खरीदा जा सकता है या फिर उन्हें सरकारी तौर पर नीलाम किया जाता है। 30,000 रुपए की मालियत के तहाइफ अगर मिले सदर, वजीर आजम, जिस भी शख्स को, तो वो तोहफतन हासिल कर सकता है मुफ्त, कोई कीमत अदा नहीं करनी। लेकिन 30,000 से जायद मालियत के तहाइफ के लिए इन शख्सियात को उसकी कीमत के तखमीने का आधा अदा करना पड़ता है, जिसके बाद वो उसकी मिल्कियत हो जाता है। तोशा खाना के ज़ाब्ते कार के मुताबिक तोहफे में मिलने वाली गाड़ियां हो, नवादरात हो, ये खरीदे नहीं जा सकते। तोहफे में मिलने वाली गाड़ियां सरकारी इस्तेमाल में आ जाती हैं और नवादरात सदर, वजीर आजम हाउस, म्यूजियम या सरकारी इमारतों में नुमाइश के लिए रखे जाते हैं। इस वक्त पाकिस्तान के दो वज़ीर आज़म हैं, यूसुफ रजा गिलानी और नवाज शरीफ, सरकारी तोशा खाना की गाड़ियों को कम कीमत पर खरीदने पर दीगर बेज़ाब्तियों की वजह से नैब केसेस का सामना कर रहे हैं। और अब वजीर आजम शहबाज शरीफ के इल्जामात के बाद लगता तो ऐसा है कि साबिक वजीर आजम इमरान खान का नाम भी इस लिस्ट में, इस फहरिस्त में शामिल होने जा रहा है। लेकिन ऐसा भी मुमकिन है कि इमरान खान के साथ ऐसा ना हो। पूछिए क्यों? क्यों जनाब? इसलिए कि वजीर आजम शहबाज शरीफ और उनके इत्तेहादी तो ऐलान कर चुके हैं कि वो नैब को खत्म करना चाहते हैं, और जब नैब ही खत्म हो जाएगा तो कौन सा केस, किस तरह का केस? कोई भी केस नहीं। इसी पर मजीद बात करेंगे जनाब चौधरी मंजूर अहमद साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है, हमें ज्वाइन करें, और कुछ देर में अली मोहम्मद खान साहब भी हमें ज्वाइन करें, उनसे भी मजीद बात करेंगे। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सर? जी मैं ठीक हूँ, थैंक यू जी। वालेकुम सर, खुश होंगे आज आपकी हुकूमत, आपके वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने पेट्रोलियम मस्तूआत की कीमतों में इजाफा नहीं किया, अवाम को रिलीफ दिया। पीटीआई इसको काफी ज्यादा कैश करा रही थी कि पैसे बढ़ेंगे 20-30 रुपए, क्या कहेंगे आप? मेरे ख्याल ये पीपल्स पार्टी की हमेशा ये कोशिश रही है। पीपल्स पार्टी के दौर में $148 फी बैरल पे तेल गया था, लेकिन वो पास ऑन नहीं किया गया था। हुकूमतों को अपने रिसोर्सेज जनरेट करने चाहिए और लोगों पे सारा बोझ जो इनडायरेक्ट टैक्सेस की सूरत में है वो नहीं डालना चाहिए। तो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हमेशा से एक रही है। बिजली का भी IMF की तरफ से, वर्ल्ड बैंक की तरफ से प्रेशर रहे हैं, लेकिन वो नहीं किया गया। तो अच्छी बात है ना, अवाम पे बोझ डाला जाए, कोई और तरीका निकाला जाए। वो पैसे तो कहीं से पूरे होने हैं, तो बहरहाल कई और तरीका है, ज्यादा रेवेन्यू ज्यादा इकट्ठा किया जाए, और चीजें की जाए, एक्सपोर्ट्स बढ़ाई जाए, बाकी चीजें की जाए, लोगों के बोझ कम से कम। इससे हुकूमत को आवाम को रिलीफ देना चाहिए। अच्छा सर, ये तोशा खाना का क्या मामला है सर? मतलब जो तहाइफ मिलते हैं, पहले तो ये भी हो रहा था कि बता नहीं सकते कौन सा मुल्क कौन सा तोहफा दे रहा है, इसको आवाम में नहीं लेकर आया जा सकता। खान साहब ये कहा करते थे, उनकी काबीना कहती थी। अब तो जनाब ये वाज़ेह तौर पर मैंने अपने इंट्रो में कह दिया, उसकी जितनी मालियत होगी उसकी आधी कीमत अदा करें और आप खरीद लें, कोई मसले की बात नहीं है। ऐसा ही होता है सर? देखिए ना, वहाँ पे एक कानून है, उस कानून के मुताबिक जो भी आपने पैसे जमा करवाने हैं, पैसे जमा करवाएं और ले जाएं।
अब सवाल ये है कि वो अभी मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था इमरान खान साहब का, वो कह रहे थे जी कि इसराइल के अंदर एक प्राइम मिनिस्टर ने वो तोशाखाना से कोई चीज ली है तो उसके खिलाफ पुलिस वजीर आजम के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन कर रही है और वो पुलिस के सामने पेश हो रहा है और खुद पिछले 1-1.5 साल से वो पेश नहीं कर रहे थे। मुझे एक दिन मिले थे राना इब्रार खालिद जिन्होंने ये एप्लीकेशन दी थी, वो मुझे बता रहे थे कि ये गाड़ी का जो घड़ियां और ये बाकी तफसीलात आ रही है ये उसने कहा कि मेरे पास तो एक गाड़ी की तफसीलात आई थी। अच्छा। वही गाड़ी आई थी बाहर से बुलेट प्रूफ और वो ली और वो बेच दी गई, तो मैंने उस पे एप्लीकेशन दे दी राइट टू इंफॉर्मेशन के लिए और उसके बाद जो कुछ उस बेचारे के साथ हुआ उसके गराई भी भेजी गई, उसके खवातीन की उनके बेहुरमती की गई, पता नहीं वो बहुत मुश्किल में रहे लेकिन वो डटे रहे। मेरा ख्याल है आपको उन्हें बुलाना चाहिए राना इब्रार खालिद साहब को अपने, क्योंकि ही इज द मैन जिसने शुरू में इब्तिदा की थी, उसके बाद तो फिर सारे लोग आ गए उसमें और अभी तक नहीं बता रहे लेकिन अब तो खैर बताना पड़ेगा। लेकिन फवाद चौधरी साहब जो मौके पेश कर रहे हैं कि यार एक घड़ी मिली हमें, हमने वो खरीद ली, खरीदने के बाद भेज दी, भाई इसमें क्या जुर्म किया? इसमें जुर्म तो कोई भी नहीं है, तो सर कहां से जुर्म हुआ ये? वैसे ये होता है कि तोहफे बेचे नहीं जाया करते, ये बहुत बुरी बात होती है। अगर कोई आपको तोहफा दे तो आप तोहफा लेकर तो उसको उसी वक्त ही बेच दें मार्केट में, ये मुनासिब नहीं होता। अच्छा, एक इतला तो ये भी है जिस मुल्क की जानिब से तोहफा मिला गया, जहां बेची गई वो वहीं पे वापस चला गया, तो वो भी थोड़ा नाराज हो गया कि यार ये तो नहीं होना चाहिए था। ऐसा है इतला आपके पास? बल्कि उन्होंने खुद ही वापस कर खरीद ली जिन्होंने तोहफा दिया। अच्छा, तो इसमें कोई जुर्म नहीं है? लेकिन जुर्म हो ना हो, लेकिन आप जब सादक और अमीन होने का और ये कहते थे कि हजरत उमर से उनसे पूछा था किसी ने उठकर कि ये आपका कुर्ता कैसे बना और तोशाखाना भी नहीं बता रहे। और वैसे भी अगर आपको चीजें जो कानून है, मुझे नहीं पता 10% है 50% है 25% है जो भी है, तो आप लेकर रख लेते, आपने उसको बेचा, मुझे नहीं समझ आई ये क्या है। अच्छा सर, क्यों ऐसा किया? नैब अब तो आपकी हुकूमत आ गई, आपके इत्तेहादी वजीर आजम है, नैब खत्म कर रहे हैं, उनके कानून में तरमीम कर रहे हैं, कुछ इस तरह के मामलात हैं, तस्दीक करेंगे आप? देखिए, अब पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ बिल्कुल डिफरेंट है। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ ये है कि आप एक ऐसा इदारा बनाएं जिसमें ये तो नहीं है कि आप कोई बिल्कुल किसी से पूछे ही ना, जो मर्जी जो करता फिरे, लेकिन एक ऐसा इदारा बनाएं जिसमें जो सभी का एहतसाब कर सके, जिसमें सभी को बिठा दे। तो पीपल्स पार्टी की तो ये तजवीज़ है। अब वो ख़त्म करते हैं नहीं करते, चूँकि जब ये नैब तरामीम आई थी तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो तैयार हो गई थी कि ठीक है तरामीम करते हैं, इसका भी तो खत्म होना है। तो उस वक्त नून लीग ने कुछ होना तो हो गया हमारे साथ, अब इसको नहीं खत्म करना है, यही नैब फिर इनके खिलाफ भी इस्तेमाल होगी। और आज तो इस्लामाबाद में लोग कहानियां हैं हर वजह अंदर हाथों में लेकर फाइलें लेकर घूम रहे हैं कि ये देखें ये स्कैंडल है, ये देखें ये स्कैंडल है। एक वजारत के अंदर 20 स्कैंडल लगे फिरते हैं लोग। तो अब अगर उनके खिलाफ कार्रवाई होती है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये मौक़िफ़ अपना सकती है? जनाब सियासी इंतकाम, हमें ये कहते थे कि हम सियासी इंतकाम कर रहे हैं, देखिए सियासी इंतकाम नहीं है, इसको बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं तो एक इसके बहुत खिलाफ हूँ सियासी इंतकाम के, और दूसरा मैं इसके भी खिलाफ हूँ जो इनके पास गिरफ्तारी का है वो भी गलत है। अच्छा। लेकिन आपको पता नहीं है, हमारी पार्टी ने 3 केसेस जाकर जमा करवाए थे। बीआरटी का कराया था, ये सुनामी ट्री का कराया था, एक फेक स्टूडेंट्स की एनरोलमेंट है केटीके के अंदर, उसमें जब ये नई गवर्नमेंट आई तो खुद जाकर चेयरमैन नैब को मिलकर दिए थे, आज तक कुछ नहीं हुआ उसमें। तो अब जो केसेस पड़े हुए हैं, जैसे दवाइयों का केसेस पड़ा हुआ है, आप चलो वो तो 2 दर्जन छोड़ देना, हेलीकॉप्टर के भी तो केस यहाँ पे दवाइयों का जिसपे वजीर निकाला था, आपको याद होगा यानी साहब जो वजीर थे वो निकाले, वो दवाइयों का केस है, फिर चीनी का स्कैंडल है, फिर आटे का स्कैंडल है, फिर एलएनजी का स्कैंडल है, फिर पेट्रोल का स्कैंडल है। मतलब आपको वजारत ये जो नंबर 1 वजीर थे उनकी वो पोस्टल सर्विसेज में स्कैंडल है, एनएचए में स्कैंडल है। लेकिन मैं नहीं मान, इतनी छोटी और इतनी शर्म आती है सुन के ये जिस लेवल की करप्शन हुई। अच्छा सर, अभी काबीना में कहते करप्शन के खिलाफ बयानिया था उनका, तो इसलिए ज्यादा दुख होता है ये सुनकर।
सर काबीना की बात अभी हो रही है, अब शायद कुछ देर में अनाउंस भी कर दिया जाएगा, नाम भी सामने आ रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से काबीना में कौन शमूलियत इख्तियार कर रहा है? और यह भी कहा जा रहा है कि वजारत के बजाय ओहदों पर ज़्यादा तरजीह दी जा रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से, चेयरमैन सेनेट कह लें या कौमी असम्बली के स्पीकर की जानिब से आप कह लें, इसमें क्या हकीकत है सर? नहीं, ये देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदे हैं, वो चूंकि एक बड़ी पार्टी उसको उस्मा मिली, फिर स्पीकर सेकंड लार्जेस्ट पार्टी को मिलना था, वो मिल गया। और मेरा ख्याल थर्ड लार्जेस्ट पार्टी जो अलायंस के अंदर है उनको डिप्टी स्पीकर मिलेगा। और चूंकि चेयरमैन सेनेट का तो ऑलरेडी वो है, मौजूद है, यूसुफ रजा गिलानी साहब का तो वो है। पीपल्स पार्टी में दो आरा पाई जा रही थी जिसकी वजह से ये सारा हुआ। एक राय ये थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से कि पीपल्स पार्टी वजारतें लेने के हक में नहीं थी, लेकिन फिर वो उस पर बहुत शायद डिले भी इसी वजह से हुआ क्योंकि पीपल्स पार्टी के अंदर से प्रेशर था कि आप इनकी इस गवर्नमेंट की सपोर्ट करें लेकिन वजारतें ना लें। लेकिन फिर गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं, अगर आप वजारतें नहीं लेते तो ये सिस्टम नहीं चल पाएगा। इसकी एक थ्योरी और भी है, एक बड़ी मजेदार थ्योरी है उसकी। वो थ्योरी ये भी है कि जो भी वजारत लेगा, मामला इतना खराब हो गया है कि जो वजारत का कलमदान संभालेगा वो अगले 1 साल 4 महीने में बुरा ही बनेगा, ऐसा है। नहीं देखिए, ये इश्यू नहीं है। बहुत सारे मेहनत करने मैं जाती तौर पर जानता हूँ पीपल्स पार्टी, मसलन फर्ज कर ले, हमारे ऐसे साथी हैं जो अपनी वजारतों में बहुत मेहनत करते हैं, वहां पे चीजें टर्न अराउंड कर देते हैं, मुझे पता है ऐसे लोगों का। तो वो लोग अगर वजारतों में आएंगे तो वो बिल्कुल चीजें जो हैं वो दिन रात मेहनत करके चीजें तब्दील करके रख देंगे, की जा सकती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जैसे मैं आपको बताऊं, जब आई थी तो एग्रीकल्चर के अंदर था, उस वक्त भी चीनी, गंदम, हर चीज इंपोर्ट कर रही थी। फिर 2 साल के अंदर ऐसा टर्न अराउंड हो गया कि हम एक्सपोर्ट करने के काबिल हो गए। अब अगर आप फूड इन्फ्लेशन को ही ले लें तो उसका हल ये है कि आप जितनी जल्दी हो सके आप मुल्क को गंदम में, चीनी में, आप दालों में खुद कफील करें तो आपका बहुत सारा ज़रिए मुबादला बच जाएगा और यहाँ पे आपकी फूड सिक्योरिटी भी आ जाएगी। तो ऐसी चीजें हैं जो की जा सकती है बेहतरी की तरफ। अच्छा सर, ऐसी शुनीद है, अभी इस वक्त खबर आ रही है 3 वजीर हैं जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जिनका ताल्लुक है और ये वजारत संभाल रहे हैं, और 4 वजीर मुमलिकत के तौर पर नाम सामने आ रहे हैं। तो आपके पास है इस तरह की कोई इतलात? ये अभी नहीं है, अभी ये सब खबरें ही हैं। हिना रब्बानी खैर हो गई या फिर बिलावल भुट्टो जरदारी वजीर खारजा के तौर पर निकल कर आ रहे थे सामने? नहीं, अभी ये खबरें हैं, अभी ये खबरें हैं। आपको मेरे ख्याल आज रात फैसला हो जाएगा, कल कैबिनेट ओथ लेगी, मेरी इत्तलात है। पीपल्स पार्टी के होंगे लोग, ये चलें ये तो बता दें। ये अभी नहीं, मेरा ख्याल आज रात को फैसला हो जाएगा। अच्छा, आज रात को फैसला होगा, फिर नाम दिए जाएंगे। अच्छा सर, ये मुखालिफिन इल्जाम लगाते थे इमरान खान साहब पे 49 मेंबर्स की काबीना थी। जी सर। बल्कि मैं बताऊं आपको, शायद खबर हो कि इस वक्त मीटिंग जारी है मेरी इत्तला उसके मुताबिक, जी पीपल्स पार्टी की मीटिंग उस वक्त फैसला किया जा रहा है कि भाई क्या होना है। जो कमेटी बनाई गई थी उसके साथ प्रेसिडेंट साहब इंटरेस्टेड किन वजारतों में, ये तो सर आप बता सकते हैं ना, कौन कौन सी वजारत? नहीं, ये नहीं है, ये इंटरेस्टेड नहीं है, हम तो लेना है, हम तो इंटरेस्टेड ही नहीं। अच्छा, इंटरेस्टेड नहीं इंटरेस्टेड हो तो लड़ाई करते ना, आप ये वजारत दे दें, वो दे दे, ये दे, हम तो इंटरेस्टेड ही नहीं। इंटरेस्ट ना होने की वजह क्या, चलें ये तो बताएं ना। नहीं, वो ये था कि देखिए, एक्चुअल तो जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो होता है, गवर्नमेंट उसकी होती है, कैबिनेट भी उसकी होती है। ओके। तो हमारा ख्याल था कि हमने बनाकर दी है, ये सारा कुछ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया, आसिफ जरदारी साहब ने किया, आपके सामने है, सारी जमातों को, सारे लोगों को वो लेकर आए। और उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा कि जब मैंने मियां शहबाज शरीफ साहब को कहा कि मैंने ये कर लिया है और मैं वज़ीर ईरान हो गए कि मैं कैसे बन सकता हूँ, उन्होंने कहा मेरे पास 77 लोग हैं। उसने कहा आपके पास तो टोटल 56 लोग हैं। उसने कहा नहीं, मेरे पास हैंड होगा, आप बस यार अपने भाई से बात करें, मियां साहब से बात करें और सारे बात करें। तो फिर वो मीटिंग उनकी बिल्कुल हुई थी जहाँ पे वो दोनों ही थे, तो उसमें ये फैसला हुआ। फिर मतलब पीपल्स पार्टी तो देने वाली है ना, वरना तो पीपल्स पार्टी ये भी कह सकती थी कि आप पंजाब ले लें, सेंटर हमें दे दें। तो पीपल्स पार्टी ने कहा कि नहीं, ठीक है, हम बिल्कुल। चलें, आपने ये टॉपिक किया, मैं पूछना चाह रहा हूँ सर, 123 इस्तीफे आ चुके हैं। अब जाहिर सी बात है इसमें 60 दिनों के अंदर ज़िमनी इंतखाबात भी कराने हैं। अब आपने इसकी कैंपेन में हिस्सा भी लेना है और आप जैसे अभी आपने लॉन्ग मार्च भी किया था, फिर आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस भी थे, आपने सोलो फ्लाइट की थी। आप नून लीग पर तनकीद कर पाएंगे जो ज़िमनी इंतखाबात जीतने के लिए, और अगर करेंगे तो सर फिर आप इत्तेहादी किस तरह से रहेंगे?
पहले तो अभी इस्तीफे आए ही नहीं है, वो गैर कानूनी है। इस्तीफों का तरीका ये है कि आप अपने हाथ से लिखेंगे और प्रेजेंट होंगे। स्पीकर एक एक बंदे को बुलाएगा, जी जी जी, आप जमा करवाएंगे और स्पीकर एक एक बंदे को बुलाएगा कि आप पे कोई प्रेशर तो नहीं है, आप पे कोई दबाव तो नहीं है, आप अपनी मर्जी से इस्तीफा दे रहे हैं। और फिर भी स्पीकर की मर्जी। आपको याद होगा पिछली बार भी इन्होंने इस्तीफे दिए, वो 6 महीने पड़े रहे थे। सर 2014 में भी था ये मामला, जब धरने दिए गए थे उस वक्त सारे की बात 6 महीने वही मैं बात कर रहा हूँ। और फिर वो सारे जो नहीं आए थे असेंबली में उसके ड्यूज भी लिए, तो अच्छे बच्चे हैं, आप भी मान जाएंगे। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, अगर इस्तीफे हो गए तो फिर ये गवर्नमेंट जो बाकी की मुद्दत है इस असेंबली की वो पूरी करेगी, और अगर इस्तीफे ना हुए तो शायद इस साल इलेक्शन हो जाए। अच्छा, अगर इस्तीफे ना हुए लोग रिवर्स सोचते हैं, इसके उलट सोचते हैं, लेकिन मेरी सोच ये है क्योंकि अगर ज़िमनी इंतखाबात हो गए तो फिर जो ज़िमनी इंतखाब लड़ेंगे वो 2-3 महीने या 4 महीने के लिए नहीं लड़ेंगे। ओके, फिर तो एक साल 4 महीना, हाँ, पूरा जो हुकूमत की मुद्दत है उसको पूरा कंप्लीट करेंगे। और सर अगर ये इस्तीफे नहीं आते तो फिर क्या होगा? फिर शायद जो इलेक्शन रिफॉर्म्स है उसके बाद कोई सारे इस बात पर रजामंद हो जाएं कि ठीक है इलेक्शन हो, क्योंकि इलेक्शन कमीशन को भी एक टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया पाकिस्तान के इस वक्त। फाटा की 12 सीटें थी, वो 6 रह गई। अब इस वक्त आपका हाउस जो है वो 272 का डायरेक्ट इलेक्शन का नहीं है, 266 का है। वो 6 सीटें एडजस्ट होनी है वापस, जैसे हमारे डिस्ट्रिक्ट की 5 थी 4 रह गई, और हो सकता है वो सीट एक वापस हमें मिल जाए, हमारी फिर 5 हो जाए। तो ये चीजें भी हैं, इन चीजों को भी देखना है, बहुत सारी चीजें। अच्छा सर, आखिरी सवाल आपसे, ये भी पीटीआई जो स्ट्रीट पावर करने जा रही है, इसका आपकी नजर में क्या नतीजा निकल सकता है सर? देखिए जी, ये कोई भी नतीजा नहीं निकलेगा, ये गलत ट्रैक पे चले गए हैं और ये किसी गलत फहमी में चले गए हैं। अच्छा, अब वो 2014 नहीं है कि आप लोगों को मुसलसल खड़े रख सकें, ये थक जाएंगे थोड़ी देर के बाद। अगर इलेक्शंस आ गया तो क्या करेंगे? ये कह रहे हैं कि इलेक्शन दोबारा लड़ें जी आप। अगर आपने दोबारा इलेक्शन लड़ना है और लोगों को पता है कि ये इस्तीफा देने के लिए फिर इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो लोग वोट क्यों देंगे? इसका नतीजा ये निकलेगा कि गवर्नमेंट के पास 2/3 अक्सरियत आ जाएगी, और फिर वो जो कानून साजी सर मोबिलाइज कर रहे हैं, इस बात को तो मानेंगे आप सर? अवाम सेंटिमेंट्स उनके साथ जुड़ गए हैं, इस बात को तस्लीम नहीं। सेंटिमेंट्स देखें, वक्ती है, वक्ती। मैं हमेशा मिसाल देता हूँ कि जब किसी को फायर लगता है तो वो एक बार गिरता है तो उठ के एक बार भाग पड़ता है। अच्छा, लेकिन फिर वो जब ब्लीडिंग हो जाती तो वो फिर गिर जाता। तो ये अभी शुरू हुआ है, इनके खिलाफ बहुत सारी चीजें हैं जो आनी है, और दूसरी तरफ ये गलत स्ट्रेटजी पे खिला रहे हैं। ये इस्तीफे देकर, ये इस्तीफे हाउसेस के अंदर बैठे रहे, इनके बहुत सारे मेंबर्स नहीं देना चाहते, लेकिन हाउस कौन है जो अपने मुखालफिन को अपने हाथों से अपना हल्का पकड़ा? वो कह रहे हैं हम तो होने नहीं देंगे। मैं फवाद चौधरी साहब का इंटरव्यू देख रहा था, कह रहा था हम तो होने नहीं देंगे भाई। फवाद चौधरी को कहीं अपने जिले में रोक लें, अपने कजन का ही रोक लें। अच्छा, उनके कजन आ गए ना इधर। अच्छा सर, उनको रोक लेना, बाकी सबको रोक लेना। एक चीज और है सर, एक चीज बड़ी दिलचस्प और है, वो ये है कि सर आप क्या समझते हैं, ये बबल्स हैं, ये जल्दी बैठ जाएंगे? और अगर ये पीटीआई जिस तरह से स्ट्रीट पावर कर रही है, आपको लगता है मोबिलाइज भी कर रही है, इंतखाबात की तरफ जोर भी डालते हैं, तो आपको लगता है तसादुम की सूरत हाल होगी या नहीं होगी? अब ऐसा नहीं हो सकता कुछ? नहीं, देखिए अब तसादुम अब ये नहीं है। 2014 में तो पोजीशन ही और थी, ये टेस्टेड नहीं थे। 2014 में और भी कुव्वतें थी जो इनके पीछे खड़ी थी, अब उसकी उलट पोजीशन में है। लोगों को क्या कह रहे हैं, वो लेटर का फेक होना, साजिशी वो अभी आ रहा है, वो जिसने लिखा है वो बताएगा। नहीं, साजिश तो वो कह दिया है ना, साजिश नहीं है ये। एक आप अगर साजिश थी तो उसी वक्त डोजियर क्यों नहीं दिया? मुदाखलत जैसे अगर अमेरिका बयान दे दे कश्मीर के अंदर, कश्मीर के इशू पे, तो वो कहते हैं आप मुदाखलत क्यों कर रहे हैं? इंडिया बयान देता है बलूचिस्तान पे, तो हम कहते हैं आप मुदाखलत क्यों करते हैं? इसी तरह से दुनिया के बहुत सारे ऐसे ममालिक। तो ये एक फर्क होता है। ये डोजियर मसलन अगर साथ को मिला था, अगर इतना सीरियस इशू तो उसको डोजियर देते, सफीर को पर्सोना नॉन ग्राटा डिक्लेयर करके यहाँ से निकाल देते,
अमेरिका के साथ ताल्लुकात तोड़ देते, कुछ भी नहीं किया। तो ये तो एक तमाशा किया है शाह महमूद कुरैशी ने इमरान खान के साथ, उसको समझ नहीं आई। ये नैरेटिव नहीं बिकेगा, आपको लगता है नैरेटिव नहीं बिकेगा? ये नहीं, ये बैठ गया है। ये उस दिन आवाज कल निकली जब DGISPR ने बता दिया। अब ये भाग जाएंगे यहाँ से। ये कमीशन की बात कर रहे हैं, अगर कमीशन बना तो उससे भी भाग जाएंगे। वो कह रहे हैं सर कमीशन हम कबूल नहीं करेंगे। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। वो कह रहे हैं नहीं करेंगे हम। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया। चौधरी मंजूर अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे। उनका जो ये 123 इस्तीफे पहली बात आए नहीं, और बड़ी वैलिड बात उन्होंने की कि इस्तीफों ऐसे नहीं होता कि आपने इस्तीफे दिए और वो एक्सेप्ट हो जाएंगे। कौमी असेंबली के अंदर स्पीकर के सामने आप जब इस्तीफे लेके जाते हैं, आपको बाय हैंड इस्तीफे दिखाने पड़ते हैं और फिर उनसे वजह पूछी जाती है कि आप पे कोई जोर जबरदस्ती तो नहीं है, और अगर इस तरह का मामला नहीं होगा तो फिर वो इस्तीफे एक्सेप्ट नहीं होते। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद अली मोहम्मद खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। जनाब, प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं और उनकी बहादुरी का हर कोई मुतरफ है। जिस तरह से उन्होंने कौमी असेंबली में वोटिंग के दौरान या वोटिंग के बाद जो मुकाबला किया 174 अराकीन का, अकेले डटे रहे, अकेले खड़े रहे, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक ही मेंबर थे जो वहां पर मौजूद थे, लेकिन सारे वहां पर चले गए थे। इस वक्त हमें ज्वाइन करें, हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं अली मोहम्मद खान साहब। सबसे पहले आपकी बहादुरी का मैं जबरदस्त तरीके से, जाहिर सी बात है, सराहता हूं उसको। मैं कहता हूं कि जनाब आपने शानदार अमल का मुजाहरा किया है, लेकिन यह अमल सड़कों के बजाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट में भी लड़ सकती है। और आप जिस कदर वहां पर खड़े रहे तरीके से और अपने मौकिफ को पेश किया, यकीनी तौर पर आपने खत देखा होगा। क्या लिखा हुआ था सर खत में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद। खत तो मैंने नहीं देखा कि वो चंद सीधा लोगों ने इसको देखा था, और उस सिलसिले में मैं ये अर्ज करूंगा कि जो तहरीक इंसाफ का और हमारी हुकूमत का मौक़िफ़ है, जो उस वक्त हमारी हुकूमत थी, वो यही था कि पाकिस्तान के जो अंदरूनी मामलात हैं उसमें किसी गैर मुल्क को अमल दखल की कोई इजाज़त नहीं है। इस बात का फैसला कि पाकिस्तान में किसी हुकूमत होगी, ये फैसला पाकिस्तान के अवाम करेंगे, ना कि कोई और मुल्क। तो जब इस सिलसिले में जनाब इमरान खान साहब ने 27 मार्च को जलसे में इस बात का जिक्र किया, और फिर अगले दिन असद उमर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, फिर वज़ीर आज़म साहब ने कौम से खिताब भी किया, तो उसमें यही बातें 3-4 मोटी बड़ी सामने आई। फिर काबीना में हमें उसके बारे में ब्रीफिंग दी गई। उसमें भी खत बाकायदा पढ़ा नहीं गया था, बल्कि खत का जस्ट बताया गया था, क्योंकि वो टॉप सीक्रेट साइफर था, तो वो नहीं था कि उसको इस तरह से ओपन किया जाता। तो उसमें 3-4 जो बड़ी मोटी चीजें थी वो यही थी कि जो उस मुल्क की तरफ से बात आई वो यही थी कि अगर तो अदम एतमाद कामयाब नहीं होती और इमरान खान साहब ही पाकिस्तान के वजीर आजम रहते हैं, तो पाकिस्तान के लिए मामलात बड़े मुश्किल हो जाएंगे। जो अल्फाज यूज किए थे वो कुछ इस तरह से थे कि थिंग्स विल बिकम टफ फॉर पाकिस्तान। और ये भी था कि अगर इमरान खान साहब की हुकूमत गिर जाती है, हुकूमत खत्म होती है और अदम एतमाद कामयाब होती है, तो हम यानी वो मुल्क पाकिस्तान को जो फॉरेन पॉलिसी हमने शिफ्ट लेके आए थे, आज़ाद खारजा पॉलिसी, जब रूस गए थे जनाब इमरान खान साहब, तो उसको माफ कर देंगे। और उसमें इस बात का भी जिक्र था कि ये सब कुछ इमरान खान की जात की तरफ इशारा था। ये विजिट और ये खारजा पॉलिसी सारी इमरान खान साहब की जो है उनकी चॉइस है या उनकी वजह है, इस तरह की चीजें थी। तो इस पे तो बहुत ज्यादा रिएक्शन आया और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने भी ये कहा कि ये एक ब्लेटेंट इंटरफेरेंस है, एक बहुत ही खुल्लम खुला और इंतहाई शर्मनाक मदाखलत है पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में, और उसमें उस मुल्क को जो है वो डिवार्श किया जाए और कौमी असेंबली की सिक्योरिटी कमेटी को इस पे इन कैमरा ब्रीफिंग दी जाए, जो हमने कर दी। तो आपने देखा होगा कि कल जो मोहतरम डीजी साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है ISPR के, तो उन्होंने भी जो बात की है वो वही बात को दोहराया है, उसमें कोई नई बात नहीं है। जो उन्होंने कहा वो यही था कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का जो एलामिया था उसमें यही ब्लेटेंट इंटरफेरेंस की बात थी और पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत इंतहाई शदीद तहफ़्फ़ुज़ात और गम गुस्से का इजहार था, और साथ में डिमार्श की बात थी कि आप उनको डिमार्श करें यहाँ भी और उस मुल्क के दारुल खिलाफे में भी, और उसके साथ साथ ये बात भी कि अपने पार्लियामेंटेरियंस को इन कैमरा हम ब्रीफिंग दें।
तो एक बात तो कल की जो डीजी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उस एक बात तो बड़ी वाज़ेह होगी कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने तो कह दिया था, लेकिन कल जब उन्होंने भी ये बात कर दी, हालांकि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में हमारे सिपा सालार भी थे और तमाम सर्विसेज चीफ भी थे, जिसको जनाब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने हेड किया था। तो कल की जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उससे एक बात तो मजबूती से साबित हो गई कि जो हमारे उस वक्त के पोजीशन और आज की नाम नहाद इम्पोर्टेड गवर्नमेंट के जो इम्पोर्टेड वज़ीर-ए-आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब और उनकी जो और रुफ़क़ा हैं और उनके जो लीडरान हैं, फॉर एग्जाम्पल मौलाना फजल रहमान साहब या जरदारी साहब या मरियम नवाज शरीफ साहिबा या अमर शहबाज साहब, जब बार बार बात करते थे कि ऐसा कोई मरासला नहीं है, ऐसा कोई खत नहीं है, ये इमरान खान साहब ने खुदा न खास्ता खुद गढ़ा है, तो कल तो ये बात बिल्कुल वाज़ेह होगी कि ये मरासला था, ये मौजूद था, उसमें ये मसाइल थे। ठीक है, लेकिन चलिए सर, आपने खत नहीं देखा, मैं इस बात को तस्लीम कर लूं, तो आपने खत नहीं देखा, लेकिन खत में जो नैरेटिव बिल्डअप किया गया है, अगर हम DGISPR की बात करें जो कि आप अपनी गुफ्तगू में कर रहे थे, वो तो इस खत के या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नैरेटिव के बिल्कुल बरखिलाफ है। और फिर वही बात, मैं दोबारा से सर, तबले जंग जो बजाया है वो पार्लियामेंट में भी तो जंग लड़ सकती है ना, ये मेरी जंग को लेके आप फिर सड़कों पे क्यों जा रहे हैं? लेकिन उसके तो जहाँ तक पार्लियामेंट में मेरी तकरीर का ताल्लुक है, वो तो मैं समझता हूँ एज अ पाकिस्तानी मैंने अपनी ड्यूटी की, और जो वहाँ अपोजिशन के मेंबरान थे उस वक्त की अपोजिशन के, मैं उनको अपना दुश्मन भी नहीं समझता, मैं उनको अपना सियासी हरीफ समझता हूँ। और मैंने उनके सामने और कौम के सामने अपना और हमारे लीडर जनाब इमरान खान साहब के, सिर्फ पाकिस्तान के नहीं पूरी उम्मत मुस्लिमा के लीडर हैं, कीमती आदमी है, सरमाया है उम्मत मुस्लिमा का, उनका मौक़िफ़ सामने रखा कि क्यों इस तरह की थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में जब कोई बड़ा लीडर पैदा होता है तो बड़ी ताकतें उसका नाम निशान मिटाने की दरपे होती हैं, लेकिन कोई भी कौम का लीडर हो, चाहे इमरान खान साहिब हो या माजी में क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना या भुट्टो साहब या इवन नेशनल लेवल लोकल लेवल पे अगर आप देख लें, जिस तरह हमारे बादशाह खान साहब थे, इस तरह के बहुत से लीडर्स हैं, ये कभी भी अपनी कौम के मफाद के खिलाफ नहीं जाते। तो ये कैसे हो सकता है कि हमारे मुल्क का वज़ीर आज़म आज़ाद खारजा पॉलिसी बनाए या अपने मुल्क में अड्डे ना देने की बात करे और उस पर जनाब हम बाहर से फिर डिक्टेशन में, ये तो फिर कोई बात ना होगी ना, ये तो फिर हम अपनी मट्टी से अपनी माँ से गद्दारी करेंगे अगर हम इस तरह की बात करें। तो इमरान खान साहब ने तो सिर्फ अपने मुल्क से वफा की है जब उन्होंने ये बात की कि एब्सोल्युटली नॉट। तो ये सारी नुकात मैंने सामने रखे और मैं पुरुमीद था कि हमारे अपोजिशन के बहुत से दोस्त जो हैं उनको चूंकि हालात को नहीं पता, पूरी तरह नहीं पता था, उनको हमने इन कैमरा ब्रीफिंग रखी लेकिन वो तशरीफ नहीं लाए, ज़ाहिर लीडरशिप ने मना किया। तो जब जैसे जैसे वैसे मैं बताऊँ उनके सामने हालात आएंगे तो वो खुद नजरसानी जरूर करेंगे, सोचेंगे जरूर क्या उन्होंने सही काम किया। जहाँ तक डीजी साहब की बात है, मैं आपके सामने दो नुकात इस पर रखूंगा। देखें, फौज जो है वो किसी जमात की नहीं है, फौज पूरे मुल्क की है, वो रियासत की फौज है और हुकूमत के ताबे होती है रियासती उमूर के लिए, सियासी कामों के लिए नहीं। तो ये बात करना कि फौज का मौक़िफ़ किसके हक में था किसके खिलाफ था, ये बिल्कुल गलत है। फौज की कल तर्जुमानी की डीजी साहब ने और उन्होंने जो हक़ाइक़ थे वो सामने रखे, तो उसमें कोई चेंज महसूस नहीं कर रहा। जो हमारा मौक़िफ़ है उस वक्त की हमारी हुकूमत का, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में जो हमने जो एक एलामिया उसका आया, तो कल तो डीजी साहब जो हैं इफ्तिखार साहब, बाबर इफ्तिखार साहब ने तो वही बातें दोहराई हैं जो ब्लेटेंट इंटरफेरेंस की बात थी वो दोहराई। साथ साथ इस बात को मोहर तस्दीक सब हो गई कि लोग बात कहते थे, शहबाज साहब कहते थे, हमजा साहब कहते थे, जरदारी साहब, मौलाना साहब, मरियम नवाज शरीफ साहिबा, और ये वैसे पूरी एक दर्जन टीम है, ये इतने सारे हैं, लीडरान के साथ बहुत हैं, बास्केट में काफी लीडरशिप की पूरी टीम लेके फिरते हैं। तो सब ने कहा था कि कोई मरासला नहीं है, इमरान खान साहब मजाक कर रहे हैं, ये अपनी हुकूमत बनाने के लिए, खासकर मौलाना साहब ने कहा। वैसे सच्चाई और मौलाना साहब का इतना दूर दूर का रिश्ता है जितना आग और पानी का, तो हमें वैसे मौलाना फजल रहमान साहब से यही तवक्को थी। बहरहाल वो सारी चहमगोइयां और प्रोपेगेंडा जो जनाब इमरान खान, चलिए तो सर सियासी बात हो गई ना, लेकिन आपको याद होगा, मैं एक और आपको मिसाल देता हूँ, 2017 में जब नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला आया था, नवाज शरीफ खान साहब के खिलाफ जो फैसला आया, तो उसके बाद फिर जब वो निकले थे लॉन्ग मार्च के लिए, लेट सपोज वो इस्लामाबाद से निकले, लाहौर तक आए, उन्होंने एक तरीके का लॉन्ग मार्च किया और उन्होंने फिर सवाल किया मुझे क्यों निकाला। खान साहब की उस वक्त तकरीर है, आवाम से खिताब है, उन्होंने कहा कि भाई ये तो कोई फैसला ही नहीं हुआ ना कि आप अगर फैसला दें और मैं फैसला मानने से इनकार कर दूं और आप मैं लोगों को निकाल दूं। अब खान साहब जो है फिर लोगों को निकाल रहे हैं, फिर पार्लियामेंट के बाहर आके एहतजाज कर रहे हैं, एहतजाज की बात कर रहे हैं, लोगों को मोबिलाइज कर रहे हैं। तो आपको नहीं लगता उस वक्त के खान साहब बेहतर थे या अब के खान साहब बेहतर हैं? देखिए, जिस तारीख के लिए मछली जरूरी है और बदन के लिए हवा जरूरी है, तो लीडर के लिए अवाम जरूरी है, और यही इमरान खान साहब ने किया है। एक बड़े लीडर के तौर पे, एक अवामी लीडर के तौर पे उनको अपने अवाम के पास जाना था, जाना है,
वो अपने अवाम से स्ट्रेंथ लेते हैं। जिस तरह इंसान को ऑक्सीजन की जरूरत होती है, तो अवाम को लीडर और लीडर को अवाम दोनों लाजिम और मलजूम है। इमरान खान साहब ने कोई खिलाफ कानून या गैर आईनी काम तो नहीं किया कि उनकी हुकूमत खत्म हुई है तो उनको ये सवाल नहीं करना पड़ा कि वो लोगों से पूछे कि मुझे क्यों निकाला, बल्कि वो बता रहे हैं कि मुझे क्यों निकाला। ही हैज टोल्ड द नेशन मुझे क्यों निकाला। जहाँ तक इमरान खान साहब और जनाब नवाज शरीफ साहब दोनों केसेस का तकाबली जायजा अगर आप कर लें तो दोनों में बड़ा फर्क है। मियाँ साहब के खिलाफ तो पूरा एक केस चला, हमारी मोहतरम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कई महीने तक वो चला, उसमें सबूत आए, बहुत सी चीजें हुई, मीडिया पे 24 घंटे वो रिपोर्ट होता रहा और तकरीबन महीनों भर महीनों जो है वो उस पर आर्ग्यूमेंट्स होते रहे, कुछ अदालत में कुछ अदालत के बाद, तो सारा कुछ होता रहा। उसमें तो बैरूनी साजिश और मरासला और इस तरह की चीजें नहीं थी। ये तो बिल्कुल ही एक अलग कहानी है कि अचानक ही हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर सारी गेम तलपट हो जाती है। बाहर से एक गेम चलाई जाती है, फिर एक मरासला आता है, उससे पता लगता है कि पाकिस्तान में अदम एतमाद ऑर्गेनिक नहीं है, बाहर से ऑर्केस्ट्रेटेड है। और उसमें बाकायदा बताया जाता है कि अगर इमरान खान गिर गए, हुकूमत गिर गई तो सत्ता खेरा, और अगर नहीं गिरी तो फिर हम बड़ा मामला टफ हो जाएंगे। किसने मुल्क को इजाजत दी है कि मेरे मुल्क में वो लोगों को डिक्टेट करे? हमारा मुल्क गुलामी के लिए पैदा हुआ है। गुलामी का तौक तो मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने लियाकत अली खान शहीद के हमरा आज से जो है 75 साल पहले तोड़ दिया था। ये कौन लोग आ गए हैं जो आपके मेरे गले में गुलामी के तौक पहनाना चाहते हैं? ठीक सर, बहुत शुक्रिया। आप गुफ्तगू कर रहे थे हमारे साथ अली मोहम्मद खान साहब, अपना मौक़िफ़ पेश कर रहे थे, उनकी बहादुरी तारीफ कर रहे हैं, हम भी मोतरफ हैं जिस तरह से उन्होंने 174 अरकान का मुकाबला किया। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, जब मियाँ साहब वहां से निकले थे और उन्होंने आवाम को मोबिलाइज करने की कोशिश की थी, सवाल उठाया था मुझे क्यों निकाला, तब खान साहब ने कहा था कि यार ये क्या तरीका है, अगर आपके खिलाफ फैसला है तो उसको आप तस्लीम करें। लेकिन अब खान साहब ये कहते हैं कि रात के टाइम पे अदालतें क्यों लगाई गई हैं। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। कंवर दिलशाद हमारे साथ मौजूद होंगे। जनाब 123 इस्तीफों की बात की जा रही है, अभी तक तो मंजूर नहीं हुए, लेकिन क्या उस पर इलेक्शन हो सकता है, क्या कानूनी पेचीदगियां है, फॉरेन फंडिंग क्या होगी, इन तमाम चीजों पर बात करेंगे। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। जनाब आपको एक बार फिर से प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में खुशामदीद कहते हैं। 123 इस्तीफे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जो कि उस वक्त हुकूमत थी लेकिन अब अपोजिशन में है, उनके आ चुके हैं, लेकिन ये मंजूर हुए हैं नहीं हुए हैं, क्या मुस्तकबिल होगा और क्या हुकूमत इलेक्शन कमीशन इस वक्त इस कंडीशन में है कि 123 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाब करा सके। और साथ साथ जनाब क्या होगा फॉरेन फंडिंग केस का, फॉरेन फंडिंग केस का जो ऊंट है वो किस करवट बैठेगा, इसी पर मजीद कंवर दिलशाद हमारे साथ मौजूद हैं। कंवर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर ये 123 इस्तीफों पर अब क्या ज़िमनी इंतखाब होंगे, हो जाएंगे, पॉसिबल है? देखा जी, आसूरी तौर पर जो डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली ने कासिम सूरी साहब ने जो 123 अरकान असम्बली के इस्तीफे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भिजवाए हैं, अगर हम उनको गहरी नजर से आइन और कानून की रोशनी में देखें तो हमें यूं नजर आ रहा है कि आर्टिकल 64 के तहत तो ठीक है वो रिजाइन कौमी असम्बली के वो इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिए गए, लेकिन जो उनका अपना रूल है 43 जो बड़ा इम्पोर्टेंट है, उससे उन्होंने इनराफ किया है। उसका एक तरीक़ेकार है जिसमें उन्होंने ये कहा था कि सब इंडिविजुअल तरीके से इनवाइट किया जाएगा, पूछा जाएगा कि कोई तरगीब कोई धमकी तो नहीं दी गई। सही है। अब उन्होंने तमाम अफसरों को बिल्डोज करके कासिम सूरी साहब को, जो उनकी पुरानी आदत है ना, ज़ाहिर है उस पर पीछे हुकूमत खड़ी थी, अब तो जाते जाते वो भी काम करके बिल्डोज कर दिया, ऐसी रवायत डाल दी, गलत रवायत डाल दी जिसकी बना पर आइंदा बड़ी प्रॉब्लम पैदा हो जाएंगे अगर कोई इस तरह से कुछ इस्तीफे आए तो। अच्छा। लेकिन बाद कासिम सूरी साहब उनको एक आर्टिकल 53 के तहत वो क़याम काम स्पीकर थे और उनको इख्तियारात थे, ठीक। अब ये चले गए इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास कोई इख्तियारात नहीं है कि इनके पर कोई नजरसानी करें या स्कूटरी करें। उन्होंने सबसे पहले काम ये करना है कि 3-4 दिन के बाद तमाम हालात को देखते हुए नहीं, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को देखते हुए रिटर्निंग ऑफिसरों के अपॉइंटमेंट स्वैप करने के बाद वो 1 हफ्ते के अंदर अंदर अपना ज़िमनी इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर देंगे। अच्छा। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की मशीनरी तैयार है और वो 123 नहीं है, ये असूली तौर पर ये 95 है और बाकी जो 28 है वो रिजर्व सीट है। तो रिजर्व सीट पर तो डायरेक्ट इंतखाब वो तो बिल्कुल पार्टी बेसिस पर
प्रायोरिटी पे होती है। तो ये एक मामला है, इसकी बना पर एक इलेक्शन कमीशन की बात को खास तो वजन तो आ गया है, लेकिन जो मौजूदा जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो बड़े पावरफुल शख्सियत है। जो पुराने माजी के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे उनके अंदर वो करंट नहीं था, वो अपने मसलहत के तहत, वफाकत के तहत वो अपने। लेकिन सर अब कह तो गया ना कि तकरीबन 2 महीने के अंदर अंदर आपने ये इलेक्शंस कराने, लेकिन इसमें कोई कानूनी पेचीदगियां हो सकती हैं? है कि हमारा किसी किस्म का भी कोई प्रेशर हमने नहीं कबाल करना, और मैंने ये जो 195 है, जो 95 जो ज़िमनी इंतखाबात होंगे वो ऐसे शफाफ इंतखाबात होंगे कि पाकिस्तान की तारीख में ऐसे इंतखाबात आपको नजर नहीं आए होंगे, क्योंकि मैंने पूरी अथॉरिटी इस्तेमाल करनी है। अच्छा। तो अथॉरिटी पहले भी थी, पहले भी नई अथॉरिटी तो नहीं है, तो वो इस लिहाज से एक तो गवर्नमेंट भी एक कोलिशन गवर्नमेंट है, वो भी मुदाखलत नहीं करेगी। PTI की जो हैं वो भी अपने घरों में बैठे रहेंगे, उनके अंदर भी तो कोई हंगामा राई करने का तो उनके सवाल ही नहीं पैदा होता कि उनके रेंजर की खड़ी होगी बाहर पुलिस स्टेशन के। तो लेकिन बहरहाल एक बड़ी बात है जनाब, आपका टीवी चैनल बहुत बड़ा इंटरनेशनल देखा जाता है और ओवरसीज पाकिस्तान में इसकी बड़ी मकबूलियत है। तो हमारा एक अपना तजर्बा है कि मुझे इमरान खान की ये पॉलिसी पसंद नहीं आई। जो इनके सबसे बड़े आदमी जो थे शेख रशीद, जो उछल कर कहा करते थे मैं कुचल के रख दूंगा, अच्छा, मैं तबाह कर दूंगा, वो कहाँ गए? फिर ये भी कहा चीखे निकाल दूंगा आसमान तक, वो चीखे कहाँ गए? तुम्हारी अपने चीखे, तुमने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया। ये उनको जो मामला। अच्छा सर, इस वक्त सेनेटर जावेद अब्बासी साहब ने मुझे ज्वाइन किया प्रोग्राम में, वक्त बहुत कम, जाना चाहता हूँ। जावेद अब्बासी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइए काबीना तश्कील हो रही है, क्या खबरें निकलकर सामने आ रही, किस किस को वजारतें मिल रही, कितनी बड़ी काबीना है? क्योंकि आप लोग तनकीद करते थे इमरान खान साहब की काबीना पे गालिबन 49 मेंबर्स थे उसके, तो आप लोग इसको मुख्तसर रखेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए इंशाल्लाह अगले 24 घंटों में ज़्यादा से ज़्यादा कैबिनेट के कुछ मिनिस्टर साहबान अनाउंस कर देंगे। हम 2 स्टेजेस में कैबिनेट है, एक पहले फेज में कुछ मिनिस्टर साहबान होंगे जो सारी जमातों से भी होंगे और मुस्लिम लीग नून से भी होंगे, और फिर दूसरे फेज में भी, और भाई कोशिश होगी कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा कैबिनेट ना लें, क्योंकि ज्यादा कैबिनेट बोझ होता है, और कोशिश करेंगे कि इन्हीं लोगों के साथ सब काम करके इंशाल्लाह इस मुल्क के लिए बेहतरी लाने की। किस को क्या क्या वजारतें मिल रही है सर? हेलो जी, आवाज आ रही है मेरी आपको? जी आ रही है जी। जी अब्बासी साहब ये बताइएगा किस किस को क्या क्या वजारतें मिल रही हैं? लेकिन ये फैसला भी होना है और कुछ देर बाद जब अनाउंस होगा तो ये प्राइम मिनिस्टर हाउस से ही अनाउंस होगा कि किसको कौन सी वजारत मिल रही है। अच्छा सर, नैब केस का क्या होने जा रहा है? नैब का मामला, क्या नैब को खत्म कर रहे हैं? उसके मामलात में कुछ हो रही है चीजें, चेंजेस हो रही हैं? देखिए जी, नैब वाले मामले की तमाम पार्लियामान के अंदर जो जमातें हैं इस पर जरूर डिस्कशन हो रही है। कोई सर आप ही हैं इत्तेहादी, और तो कोई है ही नहीं अपोजिशन का। देखें अपोजिशन को तो कोई है नहीं सर, आप ही हैं, आप लोग ही फैसला करेंगे। नहीं, अकेला कोई फैसला नहीं करेगा। सारी सियासी जमातें जो हैं जो पार्लियामान का हिस्सा है, उन्होंने बैठ के देखना है कि इस लॉ को हम रिविजिट करें, कौन कौन सी प्रोविजन रहनी चाहिए। हम बिल्कुल अकाउंटेबिलिटी के खिलाफ नहीं है, लेकिन हम कैसा बना चाहते हैं कि लोगों की पगड़ियां ना उछाले, लोगों की इज्जत ना उछाले, ताकि लॉ अपना काम जरूर करे लेकिन लोगों को इज्जत के साथ ट्रीट करे। ईवीएम के मामले पर कुछ डिसीजन फाइनल हुआ है? क्योंकि ईवीएम का मामला शाहिद खान अब्बासी को मैं सुन रहा था, वो भी कह रहे थे कि ये सही नहीं है, बेहतर नहीं है। सर लोग बदलते हैं, जिद्दत लेकर आते हैं चीजों में, और जाहिर सी बात है हर इलेक्शंस में हर सियासी जमात इल्जाम लगाती है कि धांधली हुई है, तो ईवीएम इज अ गुड ऑप्शन। ईवीएम का लॉ तो इसलिए भी रिविजिट होना चाहिए थी कि जिस अदारे ने इलेक्शन कराना है, आईन पाकिस्तान ने, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इख्तियार दिया है कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराए। वो अदारा टाइम एंड अगेन ये बात कह चुका है कि इस मशीनों की मौजूदगी में इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं हो सकते। लिहाजा अगर हमने इस मशीनों की मौजूदगी में या ईवीएम की मौजूदगी में इलेक्शन कराएंगे, ये पाकिस्तान की तारीख के सबसे ज्यादा रिग्ड इलेक्शन होंगे। लिहाजा इस तलाक को जरूर रिविजिट होना चाहिए और मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह जरूर रिविजिट होगा। अच्छा, और ये जो इमरान खान साहब के खिलाफ जो ये घड़ी का केस चल रहा है, इसको कहां तक लेके जाने के मूड में सर? किसी के खिलाफ कोई केस नहीं बनाना चाहते थे हम, ये केस अदारों का काम है, वो कानून अपना खुद रास्ता बनाएगा, हमारा किसी के खिलाफ नहीं है। और हम इस बात पे यकीन भी नहीं रखते कि हम अपने अपोनेंट के खिलाफ सियासी केसेस बनाए। हाँ, अगर किसी ने कोई गलत काम किया हुआ है उसका मामला कानून के जरिए जाएगा मुतल्लिका डिपार्टमेंट भी अदारे में, और वो फैसला करेगा। ठीक है, कंवर साहब भी हमारे साथ मौजूद है। कंवर साहब ये बताइएगा, ईवीएम बेहतर ऑप्शन है, मतलब अच्छा ऑप्शन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से? क्योंकि
जिद्दत की तरफ जाता है इंसान, बेहतरी की तरफ जाता है, तो आपको लगता है इससे बेहतरी आएगी? कंवर साहब, आवाज आपकी तरह सवाल समझ नहीं आया सर। ईवीएम का ऑप्शन आपको लगता है, क्योंकि आप किसी सियासी जमात से ताल्लुक तो नहीं रखते हैं, बेहतरी की तरफ लेकर जाएगा इलेक्शन को? नहीं, वो तो मैंने बताया ना कि जो स्पीकर का तो फैसला आ गया, आवाज ही पहुंचा है पाकिस्तान पाकिस्तान के पास, और चंद दिनों में इसका शेड्यूल तैयार कर रहे हैं। और ये इम्कान है कि 15 जून से पहले पहले जो है ज़मीनी इंतखाबात मुकम्मल हो जाएंगे। तो आईनी प्रोविजन है 60 दिन में इंतखाब करवाना, इलेक्शन पाकिस्तान की कानूनी आईनी जिम्मेदारी है 60 दिन के अंदर कराना। तो 15 जून से पहले पहले ज़मीनी इंतखाबात हो जाएंगे। लेकिन 12 अपने अब बाकी रह गया तहरीक इंसाफ का, उनका अपना इंटरनल मामला है कि वो जुलूस निकाले, रैली निकालें, आवाम के बारे में जाएं। लेकिन कौमी असम्बली में वो तनाव हो गए। कौमी असम्बली में जो है बहुत बड़ा उन्होंने गलत फैसला किया है। ठीक है, उन्होंने अपने कौमी असम्बली में लीडर ऑफ द अपोजिशन। ठीक है सर, टाइम की किल्लत है इसलिए मुझे माजरत, आपको कंवर दिलशाह साहब आपको यहीं पर रुकना पड़ेगा। जावेद अब्बासी साहब, कंवर साहब हमारे साथ मौजूद थे, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। और जनाब, बेहतरीन वजीर आला, सादा और मासूम इंसान, वसीम अकरम प्लस, ये वो अलकबात हैं जिनसे साबिक वजीर आज़म इमरान खान साहब पंजाब के वजीर आला उस्मान बुज़दार को पुकारा करते थे। इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में उस्मान बुज़दार के इंतखाब पर ज्यादातर हलकों की जानिब से उन पर सिर्फ तनकीद की जाती रही, जिसमें उनकी अपनी पार्टी के लोग भी शामिल थे। लेकिन खान साहब अपने फैसले और इंतखाब पर डटे रहे और हर बार ही कहा करते थे कि उस्मान बुज़दार की तब्दीली उन्हें किसी सूरत कबूल नहीं होगी। लेकिन खान साहब की हुकूमत जाने से पहले सियासी मामलात और हालात दोनों ही ऐसे बदले कि साबिक वज़ीर आज़म को वज़ीर आला पंजाब बदलने का सोचना पड़ा और अपनी हुकूमत बचाने के लिए वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के सर से हाथ उठाकर चौधरी परवेज़ इलाही के सर पर रखना पड़ा। अब जनाब, कल इलेक्शन होने जा रहा है, देखना परवेज़ इलाही जीतेंगे या फिर शहबाज शरीफ के साहबजादे जीतने जा रहे हैं। और ये पहली बार होगा कि वजीर आज़म वालिद साहब होंगे, शहबाज शरीफ साहब होंगे, और उनके बेटे क्या पंजाब के वजीर आला का मनसब संभाल सकेंगे या नहीं संभाल सकेंगे, क्योंकि कल वोटिंग होने जा रही है और पंजाब की किस्मत का फैसला कल हो जाएगा। जनाब, सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत, जिंदगी रही, सेहत रही, इंशाअल्लाह कल 7 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।